Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The poem under discussion today is Go and Catch a Falling Star by John Donne. मेटाफिजिकल पोएट्री के सबसे बड़े पोएट के रूप में जॉन डन को जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का सिंपल मीनिंग होता है मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। आंखों से दिखने वाली दुनिया के परे जो कल्पनाएं हैं, ऐसी कल्पनाओं को जॉन डन इस कविता में पिरोने की कोशिश करते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अ डिफरेंट पोएम विद अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जॉन डन एक अलग मूड को यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं। औरत की बेवफाई के बारे में इस कविता में जॉन डन बात करते हैं और कोई भी वफादार औरत दुनिया में हो ही नहीं सकती, इस प्रकार का दावा करते हैं। जब कवि इस प्रकार की बातें करता है तब हम उसे महिला विरोधी टिप्पणी के तौर पर ना ले, हम इसे कवि का एक अलग मूड कह सकते हैं। हिंदी में भी या बहुत सारे भाषाओं में ऐसे भी गीत लिखे जा चुके हैं जो अपनी महबूब को बद्दुआएं देते हैं कि मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, तुझे सुकून ना मिले, तेरा चैन छिन जाए, वगैरह वगैरह प्रकार की अलग अलग बद्दुआएं अगर शायर के मुंह से निकलती है तो ये प्यार का एक अलग लहजा समझ लीजिए या अलग प्रकार की बद्दुआएं समझ लीजिए। इसको सोशल एंगल से देखने की जरूरत नहीं, हम काव्य के एंगल से इस बात को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है जॉन डन की जिंदगी में, जाती जिंदगी में महबूबा ने उन्हें धोखा दिया हो, या फिर कोई ऐसी घटना हो गई हो कि महिलाओं के बारे में उनकी धारणा बदल गई हो। जॉन डन ऐसे ही प्रकार की मूड की, इसी प्रकार के मूड से इस कविता को लिख रहे हैं। जानना चाहेंगे कि जॉन डन कौन थे। जॉन डन was an English poet and a cleric in the Church of England. अब इंग्लैंड के क्लर्जी होने के कारण चर्च के उनसे इस बात की संभावना कम बनती है कि इस प्रकार का कोई हादसा या दिल तोड़ने वाली कोई कहानी उनके जीवन में रही हो। He is considered the preeminent representative of the metaphysical poets. मेटाफिजिकल पोएट्स की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में जॉन डन को जाना जाता है। Born in January 22nd, on January 22nd, 1572 in London, United Kingdom, and died on 31st March 1631 in London itself. Throughout the poem, Donne employs a light and sometimes humorous character. अब एक अलग लहजे से सटारिकल टोन कहिए या एक रोमांटिक मूड कहिए, इस अलग अलग अंदाज में जॉन डन इस कविता में वर्णन करते हैं। ही इज इरिटेटेड बाय द जनरल थीम ऑफ द पोएम, द फेथलेसनेस ऑफ अ वुमन। वुमन की फेथलेसनेस, किसी भी औरत की बेवफाई जैसे मुद्दों को लेकर कवि यहाँ चिड़े हुए दिखाई देते हैं, बट सीम्स टू हैव कम टू टर्म्स विद इट। ही स्पीक्स as though this is just how things are and one must make the best of the constantly bad situation. पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ऐसी अगर विपरीत परिस्थितियां हो जहां पर किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए, ऐसे समय में, ऐसे बैड सिचुएशंस में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक तरफ जॉन डन ये कहते हैं कि कोई वफादार औरत हो ही नहीं सकती, तो दूसरी तरफ अगर कोई है तो बताइए, मैं उसे पिलग्रिमेज समझ लूंगा। इस प्रकार की पॉजिटिव बात भी जॉन डन यहाँ पर कहते हैं। He compares the impossibility of something like catching a star to find an honest and beautiful woman. अब टूटते हुए तारे को पकड़ने की असंभव सी बात वो करते हैं ताकि कोई सुंदर औरत हो और कोई वफादार औरत उन्हें मिले। सुंदर है और वफादार भी है, ऐसी कोई औरत अगर मिले तो बता देना। इस प्रकार के असंभव कार्य को वो ऑडियंस के सामने, रीडर्स के सामने रखते हैं। वाइल अ क्लियर एग्जैजरेशन, अब इसे आप शायर के मुंह से, कवि के मुंह से निकली बद्दुआ की कहे, या फिर इसे आप एग्जैजरेशन, हाइपरबोलिकल एक्सप्रेशन से, शायद जॉन डन अतिशयोक्ति बोल गए, शायद जॉन डन बहुत ज्यादा बोल गए, पर यह ज्यादा भी कविता का अपना एक रूप है। इट अपीयर्स टू बी अ स्पीकर्स ओन ट्रू बिलीफ that he will never come upon a woman who will treat him fairly
and not run off with somewhere else. पर जॉन डन तो इस बात को फर्मली बिलीव करने लगे हैं कि ऐसी कोई सुंदर औरत उन्हें जिंदगी में मिलेगी ही नहीं कि जो उनसे प्यार करे और उनके साथ हमेशा ईमानदारी से रहे और किसी और के साथ भाग न जाए। इस प्रकार की भावना जॉन डन के मन में बैठ गई है, ऐसा ही कविता को पढ़ने के बाद में प्रतीत होता है। John Donne starts saying something about women from here. Song, it's a song, Go and Catch a Falling Star. ये गीत है, अब इसे आप गाना चाहे तो गा सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब किस लहजे में इस कविता को समझते हैं ये डिपेंड करता है। Let us see what John Donne argues about a woman. Go and catch a falling star. जाओ, टूटते हुए तारे को पकड़ो। Get with a child a mandrake root. ये एक सॉन्ग है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन, एंड 3 स्टैंजा पोएम है दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 9 लाइन्स। 9 लाइन्स के अलग अलग सेट्स में इनको सेपरेट किया गया एंड द लाइन्स फॉलो अ कांस्टेंट राइम स्कीम कन्फर्मिंग टू द पैटर्न ABAB, CC एंड DDD। इस प्रकार के अलग से पैटर्न में जॉन डन ने इस कविता को लिखा है। अब पहले ही स्टैंजा से वो कुछ इम्पॉसिबल टास्क देना शुरू कर देते हैं। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, गेट अ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट एंड टेल मी वेयर ऑल पास्ट years are or who cleft the devil's foot. In the first lines of the piece, the speaker begins by giving the readers a number of impossible tasks. बहुत असंभव टास्क दे रहे हैं जॉन डन। जाओ, टूटते हुए तारों को पकड़ लो। गेट द चाइल्ड विथ मैंड्रेक रूट, हो सके तो मैंड्रेक रूट से कोई बच्चा अगर होता हो तो उसके जन्म को संभव करके बताओ। एंड टेल मी वेयर ऑल द पास्ट years are, बताओ भूतकाल के बीते हुए सारे दिन कहाँ पर गए। दिस इंक्लूड कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, टीचिंग हिम हाउ टू हियर mermaid सिंगिंग एंड हु क्लेप्ट द डेविल्स फूट। अब इस प्रकार के असंभव टास्क देकर रीडर्स के लिए वो चैलेंज बढ़ा देते हैं। It is not until the second stanza that one comes to realize that Donne is comparing these impossibilities to the locating of a beautiful and faithful woman. ये सारी परेशानियां पहले स्टैंजा में ऑडियंस के सामने आती है, पर जॉन डन ऐसे असंभव टास्क को देखकर किसी ब्यूटीफुल और फेथफुल, वफादार और बहुत सुंदर औरत की तलाश में है। He believes that one is just as likely to figure how why the devil's foot is cleft as find a woman. जैसे डेविल के फूट को पकड़ना असंभव है कल्पना करना, वैसे ही द मैंड्रेक रूट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विचक्राफ्ट। अब मैंड्रेक रूट का जनरली इस्तेमाल काले जादू में किया जाता है। मान्यताएं हैं जो बिल्कुल मनुष्य के शक्ल जैसे दिखते हैं, इस प्रकार से मैंड्रेक रूट दिखते हैं। अगर जॉन डन का कहना है कि इस प्रकार के रूट से शायद बच्चा पैदा करना संभव है जो मनुष्य के जैसा दिखता है, किसी फॉलिंग स्टार को पकड़ना भी शायद संभव हो सकता है, पर टेल मी वेयर आर ऑल द पास्ट years and or who claimed the devil's foot. The poet goes on to ask the listener, tell him fact about the past. भूतकाल की कुछ चीजों के बारे में वो पूछ रहे। an impossibility as no one can truly know the history. पुराने दिन वापस कैसे ला सकते हैं, गिरते हुए तारे को कैसे पकड़ सकते हैं, मैंड्रेक रूट से हम किसी बच्चे का जन्म कैसे संभव कर सकते हैं। These are impossible tasks. The next statement refers to the cleft in the devil's foot. He wants to know how it got there, or more simply how it was decided which form the devil's was to take. डेविल किस आकार का रूप ले लेंगे ये हम बता नहीं सकते। इस प्रकार के असंभव काम हो भी सकते हैं पॉसिबल, पर टीच मी टू हियर mermaid सिंगिंग, शायद mermaid के समुद्र परी जो रहती है, समुद्र कन्या जो रहती है, शायद उसकी गाने की आवाज भी सुनाई दे सके। और टू कीप ऑफ envy sting and find what wind serves to advance a honest mind. In the next section, this section of the first stanza, he asks the listener to teach him to hear mermaid singing. हो सके तो मुझे mermaid की सिंगिंग पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाए, कम से कम कोई सिखाए। और अल्टरनेटिवली हाउ टू कीप ऑफ envy stinging,
किसी से द्वेष करना कैसे छोड़ सकते हैं, किसी से तिरस्कार करना कैसे छोड़ सकते हैं, जलन कैसे बंद हो सकती है किसी के बारे में. देयर इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट इन दीज रिक्वेस्ट बिटवीन पर्सनल नीड एंड पर्सनल इंटरेस्ट. ही एड्स दैट ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स पीपल ऑनेस्ट. कवि इस माध्यम से जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें, एंड फाइंड आउट व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन. कोई अगर ऐसी वस्तु हो तो बताइए जिससे मनुष्य ईमानदार होता हो, क्योंकि मैंने कोई सुंदर औरत और वफादार औरत अभी तक देखी नहीं, ऐसा उनका कहना है. तो कम से कम ये तो बताइए कि कौन सी दवा खाकर, कौन सी जड़ी बूटी खाकर मनुष्य ईमानदार बनता है या ऑनेस्ट बनता है. इफ द वेज born to strange sights, things invisible to see. अगर आप अद्भुत प्रकार का जन्म है आपका, तो आप जो इनविजिबल थिंग्स हैं उनको भी शायद देख सकते हैं. राइट 10,000 days and nights till age snow white hairs on thee. आप कई सालों तक, कई रातों तक, हजारों रातों तक सफर कर सकते हैं जब तक आपके बाल सफेद नहीं होते. ये भी संभव है एक बार का. In this stanza, he reveals the true purpose of this piece. अब उनका कहने का, इस आर्गुमेंट का क्या उद्देश्य है वो भी समझ लीजिए. To complain about the unfair way he has been treated by women. वो कंप्लेन करते हैं जिस प्रकार से उनको लताड़ा गया, महिलाओं ने जिस प्रकार से उनका अपमान किया होगा, दिल तोड़ा होगा, वो शिकायतें करते हैं. In the first lines he tells the listener that maybe if thou wast born the strange sight, हो सकता है कि आपका जन्म अद्भुत हो, आप इनविजिबल चीजें देख सकते हो, अनबिलीवेबल थिंग्स, देन यू शुड राइड 10,000 days and nights. आप 10,000 रातों तक सवारी भी कर सकते हैं. एंड सीक as many strange wonders as can be found. और इतना लंबा सफर करके बहुत सारे दुनिया के आश्चर्यों को आप देख भी सकते हैं. पर thou when the returnest, पर इतना सब कुछ करने के बावजूद जब आप वापस आएंगे, will tell me a strange wonders that befall thee. क्या आप वापस आकर मुझे बताएंगे कौन कौन से आश्चर्य को आपने दुनिया में देखा. एंड swear, फिर कसम खा के बताना. nowhere lives a woman true and fair. कसम खा के बताना है आपको कि कोई भी सत्य बोलने वाली, वफादारी से रहने वाली और सुंदर दिखने वाली कोई महिला है ही नहीं. इस कंक्लूजन को आपको आके बताना पड़ेगा. अब दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको ये वाकया कहीं भी दिखाई देगा. He expresses his belief that there are no women who are true and fair. जॉन डन तो इस बात को फर्मली बिलीव करते हैं कि जो सत्यवचनी हो, एक वचनी हो या एक ही व्यक्ति से प्यार करे, ऐसे कोई महबूबा का मिलना, औरत का मिलना इम्पॉसिबल है, ऐसा जॉन डन मानते हैं. और ऑनेस्ट, अ ब्यूटिफुल इन द वर्ल्ड, सुंदर भी हो, ऑनेस्ट भी हो, नामुमकिन है, ऐसा जॉन डन को लगता है. इफ thou finds one, let me know. पर आगे एक बात और भी कहते हैं कि ठीक है, उन्हें नहीं मिलती है ऐसी कोई औरत, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक, पर आपको अगर मिलती हो तो बता देना. लेट मी नो. सच अ पिलग्रिमेज वेर स्वीट. वो उसे एक पिलग्रिमेज, एक धार्मिक ठिकान, एक यात्रा का ठिकान मानने के लिए तैयार है. येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, दो एट द नेक्स्ट डोर वी माइट मीट. पर आप अगर कहते भी हैं कि कोई है ऐसा, भले ही मेरे बाजू वाले दरवाजे में, बाजू वाले घर में रहती हो, पर फिर भी वो कहते हैं कि मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, पिलग्रिमेज उसको भी नहीं समझूंगा, उसको मैं तीर्थ स्थल नहीं मान सकता. क्यों? इसकी वजह भी वो देते हैं. बिलीव्स दैट एनीवन हु अटेम्प्टेड this would have to ride until their hair turned white and still they would not come upon a woman true and fair. अपने बाल सफेद होने तक आप सारी दुनिया का चक्कर काट लो, पर आपको कोई वफादार और सुंदर कोई महिला और वफादार हो, ऐसी कोई महिला मिल ही नहीं सकती. इट इज इंटरेस्टिंग टू कंसिडर हाउ द स्पीकर केम टू दिस कंक्लूजन. पर एक बात इसको भी हमें जानना जरूरी है कि ऐसे निष्कर्ष तक जॉन डन पहुंचे क्यों और कैसे पहुंचे. It is not clear why he believes this to be the case, but obviously something in the past turned his mind in this direction. इसका कोई सबूत तो इस कविता में मिलता नहीं है कि जॉन डन ऐसा क्यों सोचते हैं और क्यों उनके दिमाग में इस प्रकार का वहम बोलिए या समझ ऐसी उनकी बन गई है.
ही इज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग लव, शायद उनको कोई सच्चा प्यार जिंदगी में नहीं मिला, इसलिए वो हर एक को बेवफाई के नज़र से ही देखते हैं और परहैप्स ही डजंट बिलीव इन लव एट ऑल, और हो सकता है कि जॉन डन प्यार में विश्वास नहीं करते। दो शी वेर ट्रू, अब वो बगल में भी या बाजू में भी ऐसी कोई महिला मिल भी जाए तो वहां जाने के लिए, उसे तीर्थस्थल समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि दो शी वेर ट्रू, अगर वो सच होंगी भी, व्हेन यू मेट, जब आप मिले थे उससे, एट लास्ट, टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक आप मुझे खबर करने के लिए पत्र लिख रहे होंगे, येट शी विल बी फॉल्स, उस पत्र खत्म होने तक हो सकता है कि वो फिर से बेवफा हो जाए। या आई कम टू 2 और 3, तब तक 2 या 3 ऐसे बेवफाई आजू बाजू में खड़े हो जाएंगी, इसलिए आपके ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता, इस प्रकार का दावा जॉन डन कहते हैं। इन द फाइनल 9 लाइन्स सॉन्ग गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, द स्पीकर स्टेट्स दैट thou finds a woman who is both these things true and fair। हो सकता है कि आपको कोई महिला जो सच बोलती हो, वफादार हो, सुंदर हो, मिल भी जाए, देन ही विल गो ऑन अ पिलग्रिमेज, फिर वो उसे तीर्थ यात्रा पर निकल जाएगा टू फाइंड हर। ही वुड सफर इफ देयर वाज अ चांस ही कुड फाइंड द परफेक्ट पार्टनर, तकलीफें झेलने के लिए तैयार है, वो सारी दुनिया का चक्कर काटने के लिए तैयार है ताकि कोई परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। ही नोज दैट दिस इजंट गोइंग टू बी द केस दो, सो ही डज नॉट गो, पर उन्हें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे तो कोई मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो जाना भी नहीं चाहते ऐसे किसी तीर्थ स्थल पर। द स्पीकर स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट अ वुमन हु सीम्स ट्रू एंड फेयर कम्स टू हिम, बट ही थिंक्स मोर देन लाइकली दैट शी विल गो फॉल्स इवेंचुअली। हो सकता है मिल भी जाए, पर अगले ही पल वो बेवफा हो जाएंगी, ऐसी संभावनाएं उनको लगती है। देयर माइट बी द पीरियड ऑफ टाइम before the realization comes to pass, but he knows that it eventually will. These lines are clearly problematic for contemporary perspective। अब जॉन डन जिस प्रकार से सोचते हैं, ये अपनी समय की बातों को वो दोहराना चाहते हैं। शायद इंग्लैंड में इस प्रकार की धारणाएं उस समय रही होंगी। एक विक्टोरियन इरा में, एलिजाबेथन पीरियड के बाद में महिलाओं के बारे में अलग अलग धारणाएं जन्म ले चुकी थी, सम्मान से देखा नहीं जाता था और डिग्रेडेशन हो रहा था। धीरे धीरे हमने महिलाओं को एक अच्छे सम्मानित तरीके से सोचना उनके बारे में शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि उस काल का प्रभाव डन के ऊपर रहा हो। डन डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट फ्लॉज दीज वुमेन हैव, नॉर डज ही इंक्लूड वुमेन हु आर नॉट टू हिम ब्यूटीफुल। अब इस कविता को इस तरीके से तो ख़त्म करते हैं, पर वो इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि डन डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट फ्लॉज दीज वुमेन हैव, इन महिलाओं के अंदर या भीतर किस प्रकार के दोष है ये वो नहीं बताते। नॉट डज ही इंक्लूड वुमेन हु आर नॉट टू हिम ब्यूटीफुल। अब वो ब्यूटीफुल कहते हैं, पर हर एक व्यक्ति ब्यूटीफुल हो ज़रूरी नहीं है। हम अपने अपने तरीके से ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, पर ब्यूटीफुल जो कम है उनके बारे में, उनके विश्वास के बारे में, उनकी वफादारी के बारे में जॉन डन यहाँ कुछ नहीं कहते। ही देयरफॉर सेपरेट्स वुमेन इनटू 2 कैटेगरीज, दोज हु आर ब्यूटीफुल एंड फेथलेस एंड दोज हु आर अगली एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग। अब ऐसे अलग अलग महिलाओं के मध्य में जॉन डन फर्क करते हैं। ये कविता अपने आप में कवि का एक अलग मोड़ दर्शाती है, पर जॉन डन कंटिन्यूस आर्गुमेंट करते रहे कि किसी भी वफादार और सुंदर महिला का मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। सिलेबस की दृष्टि से कविता को हमें समझना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द पोएट अकॉर्डिंग फॉर द लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, and let us hope that this discussion will help you to understand what John Donne wants to convey through this poem. Thank you very much for watching this video.